डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसाकी और पोल्का रियल पोल्का के डेड के सामने होते हैं। और अब रियल पोल्का के डेड मिसाकी और पोल्का से कहते हैं कि जैसा तुमने वादा किया था अब तुम मुझे अपने बारे में बताओगे। जिसके बाद से पोल्का रियल पोल्का के डेड से कहता है कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तो पोल्का के डेड कहते हैं कि तुम पूरे स्ट्रेंजर हो जो कि मेरे बेटे की तरह दिखता है और तुम चाहते हो कि मैं अपना गार्ड्स को डिसमिस कर दूं। इसके बाद से पोल्का के डेड वो अननोन पर्सन जो कि अलमारियों के पीछे छुपा रहता है उससे कहते ही चले जाने के लिए। जिसके बाद से वो पोल्का से कहते हैं कि अब तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। तो पोल्का कहता है नहीं, अभी भी कुछ पर्सन ऊपर छत पे और अंडरग्राउंड छुप रखे हैं तो आप उन्हें भी जाने के लिए कहिए। जिसके बाद से पोल्का के डेड कहते हैं कि क्या तुम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के भी पार देख सकते हो। तो पोल्का कहता है यही वो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद से पोल्का के डेड उन सभी पर्सनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं जो कि छुपकर उन्हें गार्ड कर रहे होते हैं। और अब पोल्का रियल पोल्का के डेड से कहता है कि मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। और अब अगले सीन में हम ताकेरू को देखते हैं जो कि लेमिंग के सामने खड़ा होता है और वो लेमिंग से कह रहा होता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुमने शिजुकी और काजुकी को बचा लिया। जिसके बाद से वो लेमिंग जिसका नाम नेजू होता है उसके कान में आके कुछ कहता है। तो ताकेरू कहता है अच्छा, तो तुम्हारे वहाँ पहुंचने से पहले पोल्का और उसके दोस्त ने उन दोनों को बचा लिया था। मैं ये सारी चीजें पूरी डिटेल में जानना चाहता हूँ। और अब अगले सीन में हम पोल्का के डेड को देखते हैं जो कि कह रहे होते कि इतनी सब चीजों को एक बार में समझ पाना काफी मुश्किल है, लेकिन तुमने जो मुझे चीज दिखाई है उसे देखकर ये तो तय हो गया कि इस लड़की ने मेरे बेटे को मारा है। और इतना कहकर वो अपनी सोर्ड को मिसाकी के गले के पास ले आते हैं। तो मिसाकी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है, जिसे देख के पोल्का के डेड कहते हैं कि तुम इसलिए नहीं डर रही क्योंकि तुम मरने वाली हो या फिर तुम ये दिखा रही हो कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जिसके बाद से मिसाकी कहती है दोनों चीजें। मैं आपसे इसलिए नहीं डर रही क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन है और अगर मैं एक अच्छे पर्सन के हाथों मर भी जाती हूँ तो कुछ नहीं होगा। जिसके बाद से पोल्का ये सभी चीजें देखकर कह रहा होता है कि ये चीजें तो काफी खतरनाक और सीरियस हो गई है। एंड तभी पोल्का के डेड मिसाकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी वहाँ पर रियल पोल्का आके उनकी स्वॉर्ड को साइड कर देता है और वो अपने डेड को मना कर रहा होता है मिसाकी को मारने के लिए। तो पोल्का के डेड को याद आता है कि बचपन में जब वो रियल पोल्का के पेट को मारने के लिए जा रहे थे तो पोल्का ने उन्हें मना किया था स्नोई को मारने से। और इसके बाद से पोल्का के डेड कॉर्पस गॉड यानी कि पोल्का से कहते हैं कि ये मत कहो कि ये मेरा रियल पोल्का है और तुमने उसकी सोल को एक साख वाले टॉय के अंदर डाल दिया है। और ये सुनकर रियल पोल्का काफी तेजी से मुंडी हिलाने लग जाता है, जिसे देखकर पोल्का के डेड अपना सर पकड़ लेते हैं। तो पोल्का कहता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने पोल्का को एक टेम्पररी बॉडी के अंदर डाल दिया। और इसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का के डेड पोल्का को देखकर हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तो मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम ऐसे दिख रहे हो। जिसके बाद से पोल्का के डेड मिसाकी को भी माफ कर देते हैं। और इसके बाद से हमारा पोल्का रोजन को सभी चीजें बता देता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड के अंदर आया था और वो एक कॉर्पस गॉड है। तो रियल पोल्का के डेड पोल्का से कहते हैं कि अच्छा, तो जब तक तुम्हें एक नई बॉडी पजेस करने के लिए नहीं मिल जाती तब तक पोल्का अपने रियल बॉडी के अंदर रिटर्न नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि ये काफी मुश्किल होगा एक नई बॉडी को ढूंढना, लेकिन फिर भी हमारे शिनोयामा ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप है जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर रिसर्च करता है। और इसके बाद वो अपने फोन के अंदर एक ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाते हैं पोल्का को। वो कहते हैं कि ये रोबोट इमोशन लेस होते हैं और इनके अंदर इमोशन नहीं होते, लेकिन ये फिर भी इंसानों की तरह उनके बीच घुल मिल सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि रियल पोल्का उस रोबोट को देखकर उसके ऊपर काफी जोर से कूदने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे भी एक चाहिए। जिसके बाद से हमारा पोल्का रियल पोल्का से कहता है कि तुम चाहते हो कि अगर हम में से कोई रोबोट की बॉडी को पजेस करे तो वो तुम हो। और ये सुनकर पोल्का के डेड कहते हैं कि इसके अंदर कोई रीजन नहीं बनता कि तुम उस रोबोट की बॉडी को पजेस करो, लेकिन पोल्का कह रहा होता है कि मुझे रोबोट की बॉडी चाहिए। इसके बाद से पोल्का के डेड कहते हैं अगर ये इसी में खुश है तो ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई अटैक ना करे और ये किसी तरीके का पेन में ना हो और इसे उनके अंदर रखना काफी ज्यादा सेफ होगा। और इसके बाद से पोल्का के डेड हमारे पोल्का से कहते हैं कि गलत अंदाजा मत लगाना, लेकिन मैंने अभी भी इस लड़की को माफ नहीं किया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल्का और मिसाकी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो ताकुमी से बात कर रहे होते हैं। तो ताकुमी कहता है क्या तुमने सच में पोल्का के डेड को सभी चीजें बता दी। तो पोल्का कहता है हाँ, केवल उनके डेड को बताइए। और इसके बाद वो पोल्का के पेट के पास जा रहे होते हैं जिसका नाम स्नोई होता है। और अब हम देखते कि मिसाकी रियल पोल्का से बोलती है कि मैं जानती हूँ काफी लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहूंगी। और इसके बाद से वो रियल पोल्का को सॉरी बोलती है तो पोल्का भी उसे माफ कर देता है। और इसके बाद से मिसाकी रियल पोल्का को थोड़ी देर के लिए हेवन की राइड कराती है। तब भी वहाँ पर शिजुकी और काजुकी आती है जो कि मिसाकी को काफी ज्यादा थैंक यू करती है क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। तो मिसाकी उन्हें कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद वो लोग पोल्का का भी शुक्रिया करते हैं। तो पोल्का कहता है कि तुम लोग गलत आदमी का शुक्रिया कर रहे हो, तुम्हें तो
अपने गार्डियन एंजल को थैंक्स बोलना चाहिए। और यहाँ पे पोल्का सुजुका की बात कर रहा होता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिसाकी पोल्का से कह रही होती है कि मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम उस स्पिरिट के साथ पैक्ट बनाने वाले हो? तो पोल्का कहता है कि अभी के लिए नहीं, लेकिन मैं बाद में कभी बनाऊंगा, और अभी के लिए सुजुका को शिजुकी और काजुकी के साथ रहने दो। और अब हम देखते हैं कि सुजुका यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। और अब अगले सीन में हम इवानोमे और एरिस को देखते हैं। उन्हें ब्यूरो से पता चलता है कि फायर ब्रीथिंग बग ने अपनी एक अपीयरेंस दिखाई है। ये सुनकर फैंटम सोलेटायर कहता है कि ये कितनी बुरी बात है, मुझे तो लग रहा है कि फायर ब्रीथिंग बग हम पे नजर बना के रख रखे हैं। इसके बाद से इवानोमे एरिस से पूछता है कि क्या उनके अटैक में कोई कैजुअलिटी दिखाई दी? तो एरिस बताता है कि नहीं, कार की ऊपर की छत पे एक मैसेज दिखाई दिया और फिर अटैक हो गया। और अब हम देखते हैं फैंटम सोलेटायर को, जिसका नाम टेन होता है। टेन कहता है कि अब तो मुझे वो बोन्स जो कि उस बिल्डिंग में आग के टाइम पे दिखाई दी थी, उनमें अब काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। जिसके बाद से वो इवानोमे से कहता है क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? जिसके बाद से इवानोमे कहता है नहीं, हमें जो चीज तुमसे चाहिए वो है इन्फॉर्मेशन। ये सुनकर वो कहता है कि ये तो काफी बुरी बात है। और तभी हम देखते कि अचानक से टेन वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देख के इवानोमे कहता है कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन प्रिजन से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं उस प्रिजन में ही बंद रह जाऊंगा अगर कोई भी मुझे देखने ना आता। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी और पोल्का रियल पोल्का के पेट के सामने आ जाते हैं, जो कि एक कुत्ता नहीं एक क्रोकोडाइल होता है। जिसे देखकर मिसाकी कहती है क्या सच में रियल पोल्का का पेट एक क्रोकोडाइल है? अब पता चला रियल पोल्का के डैडी से मारना क्यों चाह रहे थे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इवानोमे और एरिस पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि फैंटम सोलेटायर, जिसका रियल नेम टेन सोरियामा है, वो खुद को एक मजिशियन मानता है, लेकिन वो किसी भी मैजिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो कल शाम 5:30 बजे जेल से भाग गया। जिसके बाद से एक पर्सन उठ के इवानोमे से कहता है कि लेकिन आप और एरिस उससे इंट्रोगेशन करने गए थे ना? जिसके बाद से इवानोमे कहता है कि हाँ, हम उससे पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आ ही गया था। जिसके बाद से एरिस कहता है कि ये कितनी हिलारियस बात है। तो इवानोमे कहता है इसे मजाक बनाने की कोशिश मत करो, ये काफी सीरियस बात है। 3 सालों पहले हमें फैंटम सोलेटायर के बारे में पहली बार पता चला था, जब उसने अपना पहला क्राइम किया था। इवानोमे सभी को बताता है कि 3 साल पहले फैंटम सोलेटायर ने म्यूजियम से एक पेंटिंग चुराई थी, जिसे उसने आर्ट स्टूडियो के दरवाजे पर रख दिया था। और उसने उस पेंटिंग को एक ऐसे केस के अंदर रखा था जिसके अंदर उस पेंटिंग को सनलाइट से कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि पेंटिंग को कोई डैमेज नहीं हुआ। और उसने बताया कि उसने ऐसा इसलिए करा ताकि यूट्यूबर्स को कोई चीज मिल सके जिसपे वो बात कर सके, तो इसलिए हमने इस केस पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले इंसिडेंट के अंदर उसने पूरी की पूरी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग को ही गायब कर दिया। एक रात के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उसकी आउटर स्पेस को इस तरीके से पेंट कर दिया गया था कि वो बिल्कुल स्काई के साथ मैच हो रही थी, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग गायब हो गई है। जिसके बाद से इवानोमे उनको और भी केसेस के बारे में बताता है, जैसे कि एक बार जंबो जेट को टेलीपोर्ट करने का केस, या फिर एक शिंजुकू इंपीरियल गार्डन ड्रीम फायरवर्क्स वाला केस। उसके खिलाफ काफी सारे केसेस हैं, लेकिन हमारे पास उतने सबूत नहीं है। और जिस केस ने उसे वर्ल्ड वाइड फेमस किया था, क्या तुम उस केस के बारे में जानते हो? तो एरिस कहता है हाँ, उसने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया था। जिसके बाद से इवानोमे बताता है कि अचानक से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक काला कपड़ा गिर गया था, और जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने बहुत ही जल्दी के साथ उस काले कपड़े को हटाया, जब तक प्राइम मिनिस्टर वहां से गायब हो चुके थे। और इसके बाद से फैंटम सोलेटायर ने टीवी पे आके सभी को इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि ये सब वो फन के लिए कर रहा है और उसका रिलेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। और इतना कहकर और ये साबित करने के लिए उसने सभी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने पीएम को रिलीज किया तो पीएम ने बताया कि जो चीज उन्हें लास्ट टाइम याद है वो ये है कि वो मांगा कैफे के अंदर थे और वो एक मांगा पढ़ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किसी तरह की किडनैपिंग है या फिर कोई मांगा। इससे हमारी जापानीज सिक्योरिटी की इंटरनेशनल कितनी बेइज्जती हुई होगी। इवानोमे एरिस से कहता है कि टेन का स्क्रू पूरा ढीला है। एक दिन वो पुलिस स्टेशन के अंदर आके सभी से कहता है कि मैं एक तरीके के आदमियों से मिलकर तंग आ गया हूँ। जिसके बाद से हम देखते कि इवानोमे उससे कहता है कि पूरी कंट्री के अंदर सभी लोग तुम्हारे
बारे में बातें कर रहे हैं, जिसे सुन के टेन कहता है कि मैंने अपने मैजिक का यूज किया ताकि मैं असली लोगों को हुक कर सकूं। जिसके बाद से टेन कहता है कि मैंने अपने इल्यूजन्स और ट्रिक का यूज किया ताकि एक असली विजर्ड मेरे पास आ सके। जिसके बाद से मेरे पास प्रूफ होगा कि एक असली मैजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसके पीछे कोई भी ट्रिक ना हो। तो ये सुनकर इवानो में कहता है कि तुमने पूरी कंट्री को डिस्टर्ब कर दिया अपनी बच्चों वाली हरकतों के लिए। जिसके बाद से टेन कहता है कि हम सभी के अंदर एक सपने देखने वाला बच्चा तो होता है ना, और हमारा मन भी तो बच्चा ही है। तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के कारण मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं सभी बच्चों के ड्रीम को पूरा करूं। ये सुनकर इवानो में कहता है अच्छा ऐसा है क्या, पकड़ लो इसे। और इतना कहते हैं इवानो में के जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो जाकर टेन को पकड़ लेते हैं। तो टेन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने चाइल्डहुड के सारे ड्रीम को भूल गए हो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इवानो में सभी से कह रहा होता है कि टेन ने जितने भी काम किए हो वो भले फालतू के लगते हो, लेकिन उसकी एनर्जी और टेक्निक सुपर ह्यूमन लेवल की है और ये भी उसके बारे में सबसे बुरी बात नहीं है। और अब अगले सीन में हम पोल्का को देखते हैं जो कि ताकुमी को अपना मॉडर्न कन्वीनियंस डिवाइस दिखा रहा होता है, जो कि एक तरीके का रेडियो होता है जिसे पोल्का ने स्ट्रीट साइड पे बनी एक सेकंड हैंड शॉप से खरीदा रहता है, वो भी 2000 येन में। और अब पोल्का के पास कुल मिला के 8000 येन बचे रहते हैं। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि तुम 20 ग्रैंड्स का यूज करके कोई चीप सा टेबलेट ही खरीद सकते थे। और अब हम देखते हैं कि उस रेडियो पे न्यूज जारी होती है कि जो फायर ब्रीथिंग बग जिसे पुलिस अपने साथ गाड़ी में लेके जा रही थी उसके ऊपर अटैक हो गया और वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और पुलिस पता लगा रही है कि इस काम के पीछे आखिरकार है कौन। तभी न्यूज चेंज होती है और न्यूज के ऊपर एक पर्सन बोलने लग जाता है कि आप लोगों को पता है एक पर्सन जिसका नाम टेंसोरी मोरा था। और अब अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि इवानो में से कहती है कि सुबाकी चैन और बाकी सब न्यूज देखो जल्दी से। तो वहाँ पर खड़ा एक पर्सन पूछता है कि सुबाकी चैन किसका नाम है। तो एरिस बताता है कि ये इवानुमा का फर्स्ट नेम है। तब वो न्यूज आके देखते हैं तो न्यूज पे एक पर्सन बता रहा होता है कि टेंसोरी मोरा वही आदमी है जिसने प्राइम मिनिस्टर को और बाकी के जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उसके सभी मेंबर्स को किडनैप कर लिया था, वो भी एक ही दिन के अंदर। इसी कारण से पुलिस उसको उसके कोड नेम फैंटम सोलेटायर के नाम से बुलाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ताकुमी पोल्का और मिसाकी को बताता है कि फैंटम सोलेटायर काफी ज्यादा फेमस है और वो अपनी मैजिक ट्रिक का यूज करके और अपने इल्यूजन्स के लिए काफी जाना जाता है। शिंजुकू सिटी के अंदर फैंटम सोलेटायर और लेमिंग्स एक तरीके के मिथ की तरह हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पेन कह रहा होता है कि मुझे तो उसके बारे में नहीं पता। तो ताकुमी कहता है तुम्हें पता कैसे होगा, तुम 5 साल के लिए गोश्त बन के जो यहाँ पे रह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी कहती है कि जो पर्सन अभी थोड़ी देर पहले न्यूज सुना रहा था वो तो कोई और था, ये अचानक से एक आदमी की आवाज कहाँ से आने लग गई। तो हमें पता चलता है कि ये न्यूज और कोई नई टेन ही सुना रहा होता है। और अब अगले सीन में हम इवानोमे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये सभी चैनल्स को क्या हो गया, क्योंकि सभी चैनल्स पे एक ही न्यूज आ रही थी। जिसके बाद से टेन सभी लोगों को बताता है कि मैं वापस आ गया हूँ और जो मेरा मकसद अधूरा रह गया था अब मैं उसे पूरा करूंगा। और इसके बाद से हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वापस से नॉर्मल न्यूज आने लग जाती है। और वहाँ पे जितने भी नॉर्मल न्यूज सुनाने वाले लोग होते हैं वो सभी से माफी मांगते हैं इस गलती के लिए। जिसके बाद से एरिस इवानोमे से कहता है कि उसने लाइव चल रहे न्यूज रिपोर्टिंग चैनल्स को हैक किया। जिसके बाद से इवानोमे कहता है कि ऐसा उसने ग्रोसर की मदद से किया होगा। तो एरिस कहता है कि ग्रोसर तो अभी जेल के अंदर है ना। तो इवानोमे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता वो लोग कहाँ पर है, ये सभी लोग लिसा कुराकी की तरह हैं और यहाँ पे लिसा क्लेरिसा का ही नाम होता है जिसे इवानोमे बुलाता है। और अब अगले सीन में हम टेन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे भी लगने लग गया था कि रियल मैजिक एक मिथ है, लेकिन आखिरकार मुझे एक अब आशा दिख रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है और ये फायर ब्रीथिंग बग होता है। तो टेन उस फायर ब्रीथिंग बग से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे बुलाने पे यहाँ पर आ गए। तभी टेन के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और टेन उस रिंगटोन को सुनते हुए कहता है कि इस रिंगटोन के बारे में काफी कम लोगों को पता है, मुझे पहले फोन पे बात कर लेने दो, शायद से एक ग्रोसर होगा जो कि कंफर्म कर रहा होगा कि तुम कौन हो। और इसके बाद से कॉल पे आवाज आती है कि ये काफी फेमस रिकॉर्डिंग है और इसे गाया था पॉल मॉरियात ने। और अब हम देखते हैं कि वो फायर ब्रीथिंग बग ही टेन को कॉल करके उससे बातें कर रहा होता है। तो टेन कहता है कि तुम मेरे इतने पास खड़े हो तो तुम कॉल करके बातें क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो फायर ब्रीथिंग बग टेन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। और अब हम देखते हैं कि टेन उसकी तरफ एक कार्ड से अटैक करने वाला रहता है। तो वो फायर ब्रीथिंग बग उस कार्ड को ही जला देता है। जिसे देखकर टेन कहता है कि क्या तुम अब मुझे भी जलाने वाले हो, जैसे तुमने अपने उस फेक फायर ब्रीथिंग बग को जलाया था जिस शिनोयामा फैमिली के ऊपर हमला किया था। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल्का ताकुमी से पूछता है कि क्या सच में टेंसोरी मोरा इतना अमेजिंग क्रिमिनल है। जिसे सुनकर मिसाकी कहती है कि हाँ, मैंने भी उसका नाम सुन रखा है। तो ताकुमी पोल्का से कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भी तो खतरनाक एनिमीज होंगे स्टेट के। तो पोल्का बताता है कि मैंने कभी भी अपने कोल माइन को छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने रूमर्स सुन रखे थे हमारे वर्ल्ड के अंदर
ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन होता था जिसे हमारे किंगडम के अंदर से एक आदमी ने भगाया था जिसका नाम कैलेमिटी क्रूसर था, और इसी ने मुझे आइडिया दिया था कि कैलेमिटी क्रूसर शायद से मुझे मार सके। एक ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन कार जितना बड़ा होता है लेकिन फिर भी वो एक ड्रैगन एम्परर वॉर्म को मार सकता है, और उस ड्रैगन एम्परर वॉर्म के मरने के बाद मैंने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और इसके बाद से हम देखते हैं कि ताकुमी पोल्का से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन भी होंगे। जिसके बाद से पोल्का उन्हें एक बुक दिखाते हुए कहता है कि इस बुक के अंदर काफी सारी स्टोरी है जो कि हमारे वर्ल्ड से काफी ज्यादा सिमिलर है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। जिसके बाद से हम देखते हैं कि पेन उन सभी को एक राय देता है कि वो लोग पोल्का कुन के वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रिएचर है उनसे और अपने वर्ल्ड के जितने भी मिथ हैं उनके बीच कंपैरिजन करे ताकि उन्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वो लोग फायर और विंड एलिमेंटल्स के बारे में पढ़ने लग जाते हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन उस फायर ब्रीदिंग बग से कहता है कि तुम तो एक फायर एलिमेंटल की तरह हो। तो वो फायर ब्रीदिंग बग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और इतना कहकर फायर ब्रीदिंग बग टेन के ऊपर एक अटैक कर देता है। तो टेन भी उस अटैक को डॉज करते हुए उसे अपने काउंटर अटैक से रोकता है। और इसके बाद से टेन फायर ब्रीदिंग बग से कहता है कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करके जीना है तो लाइफ जीने की एक ही ट्रिक होती है कि तुम वेस्ट को एंजॉय करो। टाइम वेस्ट करना भी एक तरीके का एंजॉयमेंट है। और इतना कहकर टेन उसके अटैकों से बचने के लिए काफी सारे बलूनों का यूज करके उड़ने लग जाता है। टेन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम सिंपली एक मशीन बन जाओगे जो कि सांस लेती, खाती और सोती है। और ह्यूमन इमोशन अपने आप में ही काफी बड़ा वेस्ट है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि फायर ब्रीदिंग बग उसके सारे बलून्स फोड़ देता है जिससे कि टेन नीचे गिर जाता है। फायर ब्रीदिंग बग उससे कहता है कि सिंपल लाइफ के अंदर पेन और जॉय है, और ये सभी चीजें ह्यूमन लाइफ सिस्टम का काफी बड़ा हिस्सा है। जिसके बाद से टेन कहता है अगर तुम्हारा यही जवाब है तो मेरा जवाब होगा, और इतने में टेन चिल्लाकर कहता है कि मैंने अपना जवाब तो सोचा ही नहीं। जिसके बाद से वो फायर ब्रीदिंग बग टेन के ऊपर एक अटैक करता है। तो टेन भी उसके अटैक को अपने कार्ड से ही रोक लेता है, और इसके बाद से टेन उसके अम्ब्रेला पे चढ़ जाता है और उस फायर ब्रीदिंग बग से कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें मेरा वेट पता क्यों नहीं चल रहा, वैसे ये एक तरीके की ट्रिक है और मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि तुम्हारी पावर्स रियल नहीं है। जिसके बाद से वो फायर ब्रीदिंग बग कहता है कि मैं किसी तरह के फेरी टेल्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसके बाद से टेन उस फायर ब्रीदिंग बग से कहता है कि क्या होगा अगर कोई चीज हमारे वर्ल्ड में आ जाए, और तुमने उसकी प्रेजेंस को शिंजुकू सिटी के अंदर सेंस नहीं किया जब उस बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, क्या पता वो कोई फेक फायर ब्रीदिंग बग हो, तुम उसे मारना नहीं चाहोगे क्या? और अगर मुझे उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा तो मैं तो जरूर जानूंगा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी पोल्का से कह रहा होता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के विलन तो हमारे वर्ल्ड से काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद से पोल्का कहता है हाँ, मैजिक के बिना ये वर्ल्ड काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन जो लेमिंग है वही सबसे बड़ी दिक्कत है। तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है और वो लोग जैसे दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर सायो और वो लड़की होती है जो कि पोल्का की डेट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।